दोस्तों, पूरे देश की नज़र इस वक्त बंगाल के चुनाव पर है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या ममता बनर्जी मोदी का विजय रथ रोक पाएंगी। मोदी के जिस रथ ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता और सारी जीत चमत्कार से कम नहीं, क्या यह रथ बंगाल आते आते थक जाएगा, रुक जाएगा? क्या बंगाल फतेह नहीं कर पाएंगे मोदी? ममता रोक देंगी? उधर बंगाल में गर्मा गर्मी के बीच आज ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि 200 से कम, जी हाँ 294 सीटें हैं, 148 पर बहुमत है। पिछली बार ममता बनर्जी 200 प्लस गई थी। ममता बनर्जी ने आज कहा कि 200 प्लस सीट्स उनकी आ रही है, यानी 200 से कम हरगिज नहीं, ममता ने कहा। अब सवाल इस बात का है कि क्या काउंटिंग के दिन सब कुछ ठीक ठाक रहता है, क्योंकि बंगाल के कई एक्सपर्ट से दोस्तों मेरी बात हुई और उन एक्सपर्ट्स का कहना है, पुराने पत्रकारों का कहना है कि अगर वोटों की गिनती सही हुई, फ्री एंड फेयर हुई काउंटिंग, तो फिर ममता बनर्जी को जीत से कोई रोक नहीं सकता है। इस बीच अमित शाह का जो कैंप है, जी हाँ अमित शाह मोदी जी के चाणक्य जो 15 दिन बंगाल में बैठे रहे, खूंटा गाड़े बैठे रहे इस होटल में, वेस्टिन होटल न्यू टाउन कलकत्ता में, और यहाँ पर ही उनका वॉर रूम था, यहीं स्ट्रैटेजीज बन रही थी। और यहीं के एक बीजेपी के एक आप कह सकते हैं बड़े पदाधिकारी ने हमारे सूत्रों को बताया है कि बीजेपी 160 प्लस सीट टारगेट कर रही है, यानी बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी के कैंप का कहना है। फर्स्ट फेज में 152 सीटें थीं और बीजेपी को लगता है कि 100 सीटें उसको मिल रही हैं, यानी जो पहला फेज था जहां थोड़ा सा बीजेपी का प्रभाव भी है नॉर्थ बंगाल में, 152 में से 100 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। ये उनका इंटरनल असेसमेंट है बीजेपी का। सेकेंड फेज में बीजेपी का मानना है कि वो थोड़ा वीक है, 142 सीटें, ये ममता बनर्जी का गढ़ है। कलकत्ता के चारों तरफ ही तकरीबन 100-150 सीटें हैं। बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर उसे 60 प्लस सीटें मिल रही हैं, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के इंटरनल असेसमेंट को माने, सही माने तो सरकार बीजेपी की बन रही है। बीजेपी को दावा करने का पूरा अधिकार है, और फिर सिस्टम भी उन्हीं के साथ है। अब कोई कह रहा है 200 प्लस, कोई कह रहा है 160 प्लस। अब ये जो दावे हैं, ये जो सीटों को लेकर एग्जिट पोल्स हैं या फिर कयास लगाए जा रहे हैं या लोग अनुमान और असेसमेंट कर रहे हैं सीट टू सीट बेसिस पर, उन सब के बीच में मुझे जो सबसे चौंकाने वाली घटना लगी वो इस आदमी का स्टैंड लगा। जी हाँ, प्रदीप गुप्ता, इस देश के जाने माने पोलस्टर्स जिन्हें सर्वे किंग कहा जाता है और एग्जिट पोल के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इनका दावा है कि 90% इनके एग्जिट पोल सही होते हैं। चौंकाने वाली बात क्या है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था प्रदीप गुप्ता पे। प्रदीप गुप्ता ने जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, और सबको पता है कि कांटे की टक्कर बंगाल है, टक्कर तमिलनाडु में इतनी बड़ी नहीं है, बीजेपी का वहां स्टेक नहीं है, केरल में बीजेपी का स्टेक नहीं है, असम में कांग्रेस थोड़ा सा एज पर है, बीजेपी आगे है, जो भी वजह रही हो। बंगाल में ही सबसे कांटे की टक्कर है, और इस आदमी ने, इस एग्जिट पोल के किंग ने सारे चुनाव के एग्जिट पोल दिखाए, बंगाल रोक दिया अचानक। और जब इनसे पूछा, बरखा दत्त मशहूर पत्रकार, उन्होंने पूछा कि भाई आपने बंगाल का क्यों नहीं दिखाया एग्जिट पोल, तो ये आदमी चुप हो गए, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा बोला नहीं। फिर बरखा दत्त ने पूछा कि भाई ये तो आप बताइए कि आप बंगाल गए और बंगाल में आपकी टीम थी, अपना असेसमेंट तो बताइए। तो प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि साहब पिछली बार जितनी सीटें मिली थी बीजेपी को उससे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि बीजेपी 148 सीटें लाके सरकार बना रही है। यानी प्रदीप गुप्ता, जिनको अमित शाह का क्लोज माना जाता है काफ़ी, और गोदी मीडिया के सबसे चहेते एग्जिट पोल किंग हैं, एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं ये नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी 160 सीटें ला रही है, इस पर चुप हो गए हैं, जो बीजेपी का दावा है। सुनिए ज़रा बरखा दत्त, मशहूर पत्रकार, उनके प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं,
मिस्टर गुप्ता? इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी विल इम्प्रूव फॉर श्योर, नॉट अ सिंगल परसेंट डाउट ऑन टू, बट वो इम्प्रूव कितना होगी वो मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है। कि वो क्या मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लेगी, वो मेरे पास जवाब नहीं है। अब दोस्तों, प्रदीप गुप्ता किसी घबराहट की वजह से बंगाल का एग्जिट पोल नहीं दिखा पाए, या कुछ आंकड़े उनके पास ऐसे थे, या वाकई उन्होंने आंकड़े नहीं लिए, मैं उन पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक संकेत उन्होंने ज़रूर दिया कि बंगाल में ऐसा नहीं है कि बीजेपी की लहर चल रही हो, और जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 मई को जब मशीनें खुलेंगी तो क्या वाकई ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी, बंगाल जीत जाएंगी एक बार फिर, या फिर मोदी शाह बड़ा खेल करने वाले? यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, शुरू में मैं आपको कई राज्य दिखाए थे, मैंने हरियाणा की बात की थी, महाराष्ट्र की बात की थी, दिल्ली की बात की थी, बिहार की बात की थी। ये जो चारों राज्य हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। बंगाल पहला राज्य, पहला पड़ाव है मोदी का 2024 के बाद, जो सिंगल इंजन स्टेट, यानी राज्य सरकार गैर भाजपा की है, राज्य सरकार ममता की है, केंद्र सरकार मोदी की है। और चुनाव में ज़्यादातर जो कंट्रोल रहता है, 80% जो मशीनें हैंडल करते हैं या फिर सॉर्टिंग करते हैं या काउंटिंग करते हैं, ज़्यादातर वो राज्य के ही कर्मचारी होते हैं। सिंगल इंजन स्टेट। अब इस सिंगल इंजन स्टेट पर क्या मोदी किसी तिगड़म से, नए फॉर्मूले से, नए प्रयोग से क्या इस स्टेट को जीत लेंगे? बिग क्वेश्चन। और अगर जीतते हैं तो फिर आगे क्या है, आगे फिर चुनाव का मतलब क्या है? बहुत से ऐसे सवाल मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर से पूछे, खुलकर बोलते हैं, पुराने पत्रकार हैं। प्रदीप गुप्ता के बारे में भी सवाल किया, मोदी अगर हारेंगे तो क्यों हारेंगे, जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, ममता का प्लस क्या है, मोदी का माइनस क्या है, सब कुछ पूछा है। सुनिए, टाइगर हैं और साथ में डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं। टाइगर, जो 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 असली सवाल है कि प्रदीप गुप्ता हिंदुस्तान के, जिनको किंग कहा जाता है कि साहब इनका जो नतीजा या सर्वे आ गया वैसे ही होता है, और चैनलों में उनकी बड़ी पूछ है, प्रदीप गुप्ता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे बंगाल था, और जब बंगाल का सर्वे आया तो प्रदीप गुप्ता ने अपना बक्सा बंद कर दिया। मतलब आप असम के नतीजे दिखा रहे हैं, आप तमिलनाडु के नतीजे दिखा रहे हैं, और बंगाल में आपने बक्सा बंद कर दिया। और अब जब उनसे बरखा दत्त ने पूछा कि भाई तुमने तुमने बंगाल का सर्वे क्यों नहीं किया, तो चुप रहे। उसके बाद जब ये पूछा गया कि भैया अच्छा चलो तुम वहां पर गए थे तो यही बता दो ना, अगर तुम वहां पर बंगाल में घूम रहे थे, तुम्हारी टीमें थी, तो ये तो बताओ तुम्हारा अंदाजा क्या है। उस पर हाथ खड़े कर लिए उसने। प्रदीप गुप्ता कह रहे भाई मैं इस पर प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। प्रदीप गुप्ता ये कह रहा है कि 77 से ज्यादा आएगी लेकिन सत्ता नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब 100 का स्ट्रगल चल रहा है, 100 सीटों पे आने का। कार्यक्रम तो इतना अचीवमेंट तो हो जाए कि 3 फिगर पे आ गए, 3 से 77 पे आ गए, और 77 से 105 102 पे आ गए, तो एक रीजनेबल एक स्ट्रगल होगा। लेकिन यदि आप 77 पे के जगह 22 82 आते हैं या 85 आते हैं तो फिर ये मजाक होगा। ये तो प्रदीप गुप्ता दिखा देता है ये आंकड़े, उसमें क्या है? नहीं, प्रदीप गुप्ता क्यों दिखा देगा? प्रदीप गुप्ता ये दिखा देगा तो आकाओं के साथ दुश्मनी ले लेगा। तो नरवा कुंजरवा में चला गया वो कि बाबा ना इधर से ना उधर से। प्रदीप गुप्ता की कहानी कैसी है, मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए। जंगल में एक शेर था, उसने कहा कि जो कुछ झूठ बोलेगा उसको मैं खा जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। तो उसको भूख लगी, उसने प्राणियों को बुलाया, सब लोग चले गए, खरगोश गया। शेर ने मुंह खोला, बोले देखो मेरे मुंह से स्मेल आ रही क्या? उसने कहा कि हाँ साहब बहुत बदबू आ रही है। बोले अरे झूठ बोलता है, शेर के मुंह से बदबू? खा गया उसने। बाहर खबर पड़ी कि ऐसा सवाल पूछता है। बंदर को एक दूसरे को बुलाया, दूसरा जानवर चला गया, हिरण। बोला मुंह से बदबू आती है क्या? उसने मुंह सूंघा, बोला अरे महाराज आप राजा है, आपके मुंह से बदबू आती है क्या? बोले झूठ बोलता है, मुझे मालूम है मेरे मुंह से बदबू आती है। उसको भी खा गया। तीसरा नंबर बंदर का आया। अब मैं किसी को बंदर नहीं कह रहा, नहीं ठीक है, जी मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो बंदर को पूछा कि बता मेरे मुंह से स्मेल आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने कहा कि क्या करूं महाराज, 2 दिन से इतनी सर्दी पड़ी है, भयानक सर्दी हुई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सूंघने की क्षमता चली गई है सर्दी के चलते। तो गुप्ता जी को सर्दी हो गई। ठंड लग गई उनको, ठंड लग गई उनको, सर्दी हो गई, वो बता नहीं पा रहे स्मेल आ रही कि नहीं आ रही है। नाक बंद है। चलिए
नाक बंद है उनकी। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था, जुबान खुली थी, आंखें खुली थी, बताना चाहिए था, जो मतलब। जो सर्वे की लेकिन दूसरा जो लेकिन मैं दूसरे टाइगर, जिस सर्वे की बात आप कर रहे हैं, जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं टीएमसी वाले, उन्होंने तो जिलावार दिया है, जिलावार दिया है, जिलेवार, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके। इसका मतलब अगर प्रदीप गुप्ता जैसा पोलस्टर, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये सर्वे किंग है, ये अगर वो घबरा रहा है और बंगाल का वो सर्वे नहीं दिखा रहा है चैनल्स में और माफी मांग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइगर, आपको ये लगता है कि बीजेपी इसका मतलब वो सरकार बनाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बार बार आपको लेकिन कह रहा हूं, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरे लिए चुनाव मतदान तक इंपॉर्टेंट थे, वो एक अलग फेज था। लेकिन आजकल चुनाव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो है, वो मतदान के बाद मतदान गणना तक, जो ये 3-4 दिन का गैप रखते हैं, वो 4 दिन ही कत्ल की रातें हैं। ओके और उसके बाद मतगणना के समय मैं स्थिति तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि यदि मतदान की गणना शुरू हो गई और एकदम टीएम से टनाटन ऊपर चलती गई, ग्राफ चलता गया, तो वहां कुछ हंगामा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है, मतगणना रुक सकती है, मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, बीजेपी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सब गुंडों ने मशीनों के साथ खेल कर दिया और ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि भैया राष्ट्रपति शासन लागू करो अभी कुछ दिनों के लिए, अभी ये मशीनें संभाल कर रखो, इसमें फॉरेंसिक लैब की जांच होगी। और हो सकता है 6 महीने बाद बोले फिर से चुनाव होंगे, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हो सकती है। बीजेपी जो मांगेगी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट देगा, बीजेपी जो ओके मांगेगी वो चुनाव आयोग देगा, ये हो ओके, रहा है। समझ तो इतने जल्दी ये छोड़ने वाले भी नहीं है कि ऐसा नहीं मतगणना शुरू हो गई और ममता दीदी को 200 प्लस हो गया और ताली बजाई और उन्होंने कहा कि जनादेश मांगते हैं ना। ओके ओके। टाइगर कह रहे हैं कि एक बहुत टाइट घेराबंदी है और बीजेपी ने सारे फ्रंट, सारे मोर्चे खोल रखे हैं, उसमें न्यायपालिका भी हो या चुनाव आयोग भी हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो या फिर बाकी तरह की मीडिया की घेराबंदी हो। ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर रखा है। भले ही जनता ममता बनर्जी के साथ हो, लेकिन नतीजे जो हैं वो कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और इसीलिए टाइगर बार बार इशारा कर रहे हैं कि जो सिस्टम है, मोदी का और शाह का जो सिस्टम है, ये डिसाइसिव, ये डिसाइसिव। मैं पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी भाई, आप तो डेटा के माहिर आदमी हैं, मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है बीजेपी कह रही कि भाई हम 160 सीटें हमें मिल रही, 160 प्लस, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 160 तक पहुंच सकती है या सिर्फ ये एग्जिट पोल टाइप का प्रोजेक्शन है? दीपक जी, अब भाव ने इतनी बड़ी बात वो जंगल में शेर वाली कह दी, तो एक बात मैं भी कह देता हूं। देखिए, वोटिंग मशीनें अभी प्रेग्नेंट है, अभी वो ओके, 9वें महीने की गर्भावस्था में है, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो टीएमसी जीतेगी। नॉर्मल डिलीवरी? लेकिन अगर जी, और यदि सिजेरियन होता है, ओके यानी मशीनों में वोटिंग के पहले, वो काउंटिंग के पहले चीड़फाड़ होती है, सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो बीजेपी वहां चुनाव जीत सकती है। ओ माय गॉड, ये एक आम धारणा है, और ये पश्चिम बंगाल में इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्सुकता है कि क्या जो जनादेश जो आएगा वो जनादेश होगा या ज्ञानादेश होगा। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी बड़ी बात बड़ी आपने जी, दूसरी नहीं, बात जो बड़ा आप धर्म बंगाल, संकट में आपने डाल दिया। आप दोनों ने, आप दोनों, मतलब आप दोनों ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी बहुत मजबूती से बंगाल में खड़ी हैं और जनता उनके साथ है, मैंडेट उनके साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ा बट आप लगाते हैं, BUT बट। लेकिन आप किंतु परंतु के बाद फिर कहते हैं कि नहीं, ये जो गुजरात लॉबी है, जो अमित शाह हैं और मोदी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी टाइगर को भी लग रहा है, टाइगर को भी लग रहा है कि कब ये क्या खेल कर जाएं। और टाइगर को हमेशा, भाई टाइगर अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर जीते, इनको लगता है पता नहीं, मैं अगर जमीनी सच बताऊं कि ममता जीत रही और उस दिन जो है चुनाव पलट जाए, तो फिर टाइगर बेचारे क्या बोलेंगे? 2024 के बाद कोई आकलन नहीं है, जनता किसको चाहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। टाइगर, टाइगर, मान लिया कि भाई हरियाणा आपको लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, वहां बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र के तो आप खुद रहने वाले हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं, आपको लगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी 130 सीट के ऊपर नहीं जा सकती, वो 200-250 के ऊपर निकल गई। तो क्या आप
आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र मैनेज था, हरियाणा मैनेज था, दिल्ली मैनेज था, बिहार मैनेज था, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, चारों स्टेट में जहां पर बीजेपी ने बहुत ही आश्चर्यचकित नतीजे दिए हैं और आश्चर्य रूप से जीती है, हर जगह डबल इंजन की सरकार है। भाई हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, वही कहा, दिल्ली में पुलिस जो है अमित शाह की, बिहार में, यहां तो डबल इंजन नहीं है, तो यहां यहाँ तो डबल डबल इंजन नहीं है। तो डबल बंगाल में प्रताड़ना है चुनाव आयोग की, है। जो ये डबल प्रताड़ना है चुनाव आयोग की। आप मुझे बताइए, जो एसआईआर बिहार में हुई वही बंगाल में हुई क्या? ये डिफॉल्ट कैटेगरी कहां से आ गई? माइक्रो ऑब्जर्वर कहां से आ गए? ये नई चीजें कहां से लग गई? इस चुनाव में पहली बार एसआईआर में हमने ट्रिब्यूनल देखा, लीगल ट्रिब्यूनल। कौन से एसआईआर में हुआ? ये नए शस्त्र निकाले गए, नए टूल किट निकाले गए, नया टूल किट, नई चीज खेल करने का प्रयास किया गया जी, कि यदि डबल इंजन की सरकार को निपटाना है तो कैसा निपटाना है। ये अभिषेक एक लैबोरेटरी है ये बंगाल का चुनाव आयोग के लिए। अब मुझे बताइए कौन सा लॉजिक है? लगातार गुजरात में बीजेपी सत्ता में है पिछले 35 साल से, तो इसके मायने ये नहीं हो सकते कि वहां जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो सब बीजेपी के हो गए। तो वहां जब मतगणना होती है तब केंद्र से कौन से अधिकारी जाते हैं? गुजरात में कैसे? गुजरात के जो अधिकारी है लगातार बीजेपी 35 साल सत्ता में है, उसके बावजूद भी वो न्यूट्रल है। और बंगाल के 15 साल ममता सत्ता में है तो वो ममता में हो गए। कहां का लॉजिक है ये? लेकिन नहीं, केंद्रीय मतगणना वाले लोग आएंगे। ये बंगाल के लोगों का अपमान है। तो ये नए नए टूल जो निकल रहे हैं, नए नए इजाद हो रहे हैं। एक आदमी 30,000 वोटर्स को जोड़ता है, उसी एक ही आदमी को पता पड़ता है कि 30,000 मतदाता ऐसे हैं कि जो बालिग हो गए, जो वापस आ गए बंगाल। एक ही आदमी को पता पड़ता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये तो होते रहता है। तो जब ये नई नई चीजें आएगी, मुर्शिदाबाद जो है वहां पे जो जिला, वहां पे 11 लाख वोट काटे हैं, 22 सीटें हैं, 22 या 32 सीटें हैं, हमारे अभिषेक बता पाएंगे जी। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी 30-40 हजार मत कटते हैं तो क्या है? डबल इंजन की सरकार में तो बीजेपी जीत सकती है क्या? सिंगल इंजन जो है, जहां सिर्फ ये प्रयोगशाला है बीजेपी के लिए, चुनाव आयोग के लिए। नहीं, आ रहा हूं मैं और अभिषेक भाई आपके पास। न्यायपालिका प्रयोगशाला बता रहे हैं, ये पहला प्रयोग है। यही सवाल मैं आपसे अभिषेक करना चाह रहा था, क्योंकि आप सरकार और सिस्टम को देखते हैं। भाई हरियाणा में डबल इंजन था, नीचे भी बीजेपी ऊपर भी बीजेपी, और यही महाराष्ट्र में हमने देखा बीजेपी की सरकार थी, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे। दिल्ली में भले ही केजरीवाल थे, लेकिन दिल्ली में जो पुलिस है वो बीजेपी की थी, अमित शाह की थी। बिहार तो बीजेपी का था ही, लेकिन बंगाल में बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है, और राज्य सरकार 80% चुनाव वही कराती है। मशीनों का देखभाल हो, पोस्टल बैलेट को देखना हो, मशीनें ऑन करनी हो, ट्रेनिंग करनी, सब कुछ वही करती है। तो भाई सिंगल इंजन की सरकार के यहां भी खेल कर जाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी यहां भी खेल कर देंगे? अभिषेक जी, दीपक जी, आपने हमने सबने देखा है बड़े बड़े इलस्ट्रियस करियर, बहुत ही शानदार करियर पर एक ऐसा धब्बा लगता है जो सब किए कराए पर पानी फेर देता। मोहम्मद अजहरुद्दीन के करियर पर मैच फिक्सिंग का दाग दामन नहीं छुड़ा पाए, भविष्य में नहीं छुड़ा पाएंगे। वो दिन आपको याद है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने कहा कोई नहीं, इस बार नहीं तो 27 लाख लोग अगली बार वोट डाल लेंगे। ये इस देश के न्यायिक इतिहास पर एक काला धब्बा है दीपक जी। अब इससे ज्यादा आप डबल, ये तो ट्रिपल इंजन वाली बात हो गई। यहां पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदल दिया गया। आप कभी सोच सकते हैं कि कोई न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में बैठकर यह बात बोल जाएंगे कि 27 लाख लोग ये बाद अगली बार वोट डाल देंगे, इस बार नहीं डालेंगे? वोटिंग राइट्स को सुरक्षित रखना, फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखना, लीगल राइट्स को सुरक्षित रखना, यह न्यायालयों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम सरकार और सिस्टम के सामने आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, उनके अधिकारों की रक्षा प्रदान करना है। यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला दायित्व है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है।
और जब Okay. ये बात कही गई उसके बाद बचता क्या है? अब इतने लोगों को बाहर किए जाने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देखिए सरकारों की और बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच आजकल जीरो है, चाहे वोट उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। लेकिन जो संस्थान है, अब सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चुनाव आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, इनकी क्रेडिबिलिटी यदि सवालों के घेरे में आ जाए, यूपीएससी हो गया, इसकी क्रेडिबिलिटी यदि सवालों के घेरे में आ जाए जी। तो लोगों को यही लगेगा कि इस देश के अंदर सोमालिया जैसी स्थिति बननी शुरू हो गई है। लिहाजा ये डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन मैं कहता हूं कि बंगाल में लगा हुआ था। बंगाल में ये कह रहे हैं ट्रिपल इंजन था, भले ही राज्य सरकार ममता बनर्जी की हो, लेकिन जिस तरह से शिकंजा कसा है बीजेपी ने वहां पर, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या फिर तबादले हो, ममता के जो भी निकटतम अफसर थे उन सबको एक सिरे से हटा दिया। और बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं कि इनका ये कहना है कि भाई ममता की जो सरकार था, चुनाव आचार संहिता के बाद उसकी एग्जिस्टेंस ही एक तरह से खत्म कर दी, ये कह रहे हैं, इसलिए वहां खेल हो सकता है। चलिए टाइगर, मान लिया भाई डबल इंजन की सरकार नहीं है बंगाल में, फिर भी खेल कर सकते हैं, गुंजाइश बनी हुई है। मुझे बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बंगाल एक प्रयोगशाला है, कि सिंगल इंजन की सरकार कैसे जीती, यानी जहां गैर भाजपा राज्य सरकार उन्हें कैसा जीता जाए, इसका फार्मूला तैयार हो रहा है। मान लीजिए फार्मूला सफल हो गया, प्रयोगशाला में जो मोदी शाह कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल हो गया। अगर मोदी बंगाल जीत लेते हैं, अगेन क्वेश्चन टू यू, अगर मोदी बंगाल जीत लेते हैं फिर क्या है आगे देश की राजनीति का? 2029 400 प्लस बीजेपी। ओके। सिंगल, एनडीए नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी सिंगल। अरे साहब, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तेल सबके दाम फिर बढ़ने वही जा रहे बात, हैं, आप कह रहे हैं। दीपक भाई, यदि इस बंगाल में जनता नहीं चाहते हुए भी वो सत्ता में आ सकते हैं, देन हु केयर फॉर द वोटर्स। 2024 में जब ये टेक्निकली 180 पे आए, एडीआर की रिपोर्ट में मानूं 60 सीटों का घपला बता रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद 240 पे आ गए, तो इनको ये समझ में आ गया कि जनता हमको वोट सत्ता में नहीं लाएगी। अभी बैसाखियों पे है सरकार, केंद्र सरकार, तब से उन्होंने तय कर लिया कि अब जनता के भरोसे नहीं रहना है, हमारे लिए अपना चुनाव आयोग है, न्यायपालिका, इन सबका कॉकटेल बना के बढ़िया तरीके से खेल करेंगे, और वो करते आ रहे हैं। और ये खेल यदि रुक गया बंगाल में, तो फिर पूरे देश में एक जनजागरण होगा कि नहीं, इनको रोका जा सकता है, और यदि बंगाल गिर गया तो आप मान लीजिए 2024 में 400 प्लस सिंगल बीजेपी आएगी, क्योंकि यही टूल किट फिर उस लेवल पे काम करेगा। और उसमें कोई शर्म नाम की चीज होगी नहीं, जब लोग चाहते नहीं उसके बावजूद भी हम सत्ता में आ सकते हैं। ओके। तो लोग चुप है, न्यायपालिका चुप है, न्यायपालिका चुनाव आयोग को एस्कॉर्ट कर रही है तमाम इनके कुकर्मों को। सही कहा अभिषेक जी ने, यदि संविधान में सबसे बड़ा अधिकार किसी ने कोई दिया है तो वो मतदान का अधिकार है। उसी मतदान के अधिकार से सारे अधिकार जुड़ के आते हैं। मुझे मतदान का अधिकार है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा भविष्य कौन तय करेगा ये मैं तय करता हूं। यदि वो मतदान का अधिकार मुझ में नहीं है तो मुझे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, जितने भी अधिकार है वो कहां आएंगे? क्योंकि मैं नागरिक ही नहीं हूं भारत का, मैं मतदान ही नहीं कर पाया। ये तो सबसे बड़ा अधिकार इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, राइट टू वोट। तभी अंबेडकर जी ने कहा था, मैंने भिखारी को भी देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है इस संविधान में। यदि वही खत्म हो जाए तो 400 प्लस बीजेपी सिंगल हैंडेडली, और उसके बाद देख लीजिए आप मनुस्मृति लागू, उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं होगा, एक ही दिन एक ही प्रस्ताव आएगा, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो रही है, वोटिंग वॉइस वोट से पास हो जाएगा, 2/3 नहीं 100%। नहीं, खैर 400 हो गए तो फिर तो कुछ जरूरत भी नहीं है वैसे भी। अभिषेक, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि समय नहीं है, आपको भी लग रहा है कि 4 मई को खेल होगा और चीजें जो हैं वो पलट जाएंगी, मतलब जमीन पे कुछ दिख रहा है, मशीनों से कुछ निकल रहा है, आप भी थोड़ा दुविधा में है, या आपको लगता है कि नहीं ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है? दीपक जी, मैं किसी भी दुविधा में नहीं हूं।
बंगाल में इन तमाम कोशिशों के बावजूद, 27 लाख लोगों का नाम काटे जाने के बावजूद, अगर बंगाल में जितने वोट पड़े हैं वही वोट गिने जाते हैं जो पड़े हैं, तो ममता बनर्जी 190 से ऊपर जा रही है। ये मेरा साफ मानना है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, देखिए बंगाल में 30% वोटर को अलग कर दीजिए, 32% आबादी है, 2% SIR में चले गए मान लीजिए, तो 30% अल्पसंख्यक। जो लड़ाई है 70% में, उस 70% में महिलाएं हैं, 35% लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। पश्चिम बंगाल में महिला जागरूकता का एक इतिहास रहा है। ठीक है भाई, भी लाभार्थी महिलाओं की एक संख्या है, उसमें भी बांग्ला भद्रलोक और लेफ्ट लिबरल रुझान वाले कलकत्ता सबर्बन एरिया की महिलाओं की एक भूमिका है। उसमें बंगाल के अंदर बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी वाला एक बाइनरी जो चल रहा है, पॉलिटिकल बाइनरी, वो है। किसी भी सूरत में ममता बनर्जी 50% वोटों से खराब हालत में नीचे जाती हुई दिखाई मुझे तो नहीं दे रही है। अगर उसके नीचे स्थितियां बनती है तो इस देश में बहुत सारे लोगों का, मेरा भी, तमाम राहुल गांधी के कहने के बावजूद अभी तक मेरा भरोसा कम से कम नहीं उठा है कि वाकई चुनाव में धांधली होती है। लेकिन अगर 4 तारीख को ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनती है, तो मेरा साफ मानना है कि वैसी ही सरकार भारत के अंदर अब बनाई जा रही है जैसी जनरल जियाउल हक एक डमी सरकार बनवाया करते थे पाकिस्तान में, वोट का ड्रामा करके। चलिए आखिरी टिप्पणी दे दीजिए भाई टाइगर आप भी, कि अगर 4 मई को ममता बनर्जी हार जाती हैं तो फिर क्या आपको क्या लगेगा? What will be your reaction? No, my reaction will be that the toolkits have worked out finely. The experiment is successfully executed. मतलब फिर 4 मई के बाद इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उसके बाद कोई मतलब नहीं। ममता यदि हारती है तो उसके बाद क्या है? लोग आज भी क्या कहते हैं, अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, लोग बहुत हतोत्साहित थे। लोगों को पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला किसी को भी वोट दो, वही को आते हैं, वही लोग आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे वोट से क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं दो, जीतना तो उन्हीं को है। ये जो परसेप्शन है जीतना तो उन्हीं को है, इसको छेद हो जाएगा यदि ममता वापस आती है तो। और तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा लेसन होगा कि नहीं, आप नकेल डाल सकते हो। चलिए बड़ी बात होगी, यदि ममता का किला ढह गया जी, तो उसके बाद 4 मई के बाद अगर हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड हैं, कि अगर 4 मई के बाद ममता बनर्जी हारती हैं, अगर हारती हैं, तो फिर एक विश्वास का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक संकट हो जाएगा, एक भरोसे का संकट हो जाएगा। और किस पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें। पूरी जो एक जनतांत्रिक प्रणाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, सरकार भी है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, सब पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, पूरे सिस्टम पर। और वैसे भी अगर आप मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा उनके लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब बंगाल में बीजेपी ऑलमोस्ट कुछ नहीं थी, कुछ 2 सीटें भी नहीं थी। और उस राज्य में अगर वो एक बहुमत की सरकार बना लें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाएगी, जहाँ की डेमोग्राफी, जहाँ की कल्चर, जहाँ की लैंग्वेज, बहुत सी चीज़ें सूट नहीं करती बीजेपी गुजरात लॉबी के फ्रेम में। अगर फिर भी जीत लेते हैं तो फिर अजूबा ही माना जाएगा। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है और शायद चीजें वैसे ही हों जो होनी चाहिए। जी, ऊपर वाला देख नहीं रहा है सर, ऊपर वालों ने मंदिर में बैठना बंद कर दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच अशोक वानखेड़े, टाइगर, फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक कुमार फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।